नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस और सीआईए की कमर तोड़ दी है। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा। जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है और जो कुछ डिप्लोमेटिक हलचल बांग्लादेश के भीतर है, उसके कारण ये बात सीधी निकलकर सामने आ रही है। तब बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर में बांग्लादेश के भीतर चल क्या रहा है। दो तीन चीजें हुई हैं जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहली और जो सबसे बड़ी घटना है वो ये कि यूनुस ने पलटी मार ली है। यूनुस का मन बदल गया है। वो क्या कह रहे हैं ये आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने डिटेल खबर की है कि यूनुस इस बात का संकेत दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि अगर आवामी लीग माफी मांग लेती है तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में हिस्सेदारी कर सकती है। बड़ा प्रश्न यह है कि ये कैसे हो गया। अब फिर उसी खबर में आगे कहा जा रहा है कि इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है रफीकुल रहमान, वो अभी यूएई और यूएस के दौरे पर गए थे। वहां से वो लौट कर आए हैं और उसके ठीक 2 दिन बाद इस तरह का बयान आ जाता है यूनुस का। असल में यहीं से कैस शुरू होता है। ये जो यूएई और यूएस गए हैं रफीकुल रहमान, उससे पहले का आप घटनाक्रम देखिए। 18 नवंबर को वो रफीकुल रहमान भारत में थे। 20 नवंबर को यहाँ पर एक सिक्योरिटी कन्क्लेव था, उस लिहाज से उनको 20 को आना चाहिए था, लेकिन वो 18 को ही पहुंच जाते हैं और उनकी एनएसए डोभाल से मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद यूएई में एक बैठक होती है, जिस बैठक में भारत के लोग, मतलब या कहें रॉ के लोग मौजूद होते हैं और उसमें रफीकुल रहमान भी होते हैं और सीआईए के लोग भी होते हैं। वहां निगोशिएशन चलता है इस बात को लेकर कि क्या जो बांग्लादेश का चुनाव है वो आवामी लीग के बिना हो सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो कैसे वहां डेमोक्रेसी की बहाली होगी। अच्छा, ये देखिए कि भारत इसमें कैसे एक प्लेयर बन गया अमेरिका की नजर में। वो क्यों, ये आप एक तरह से कहें कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम होने हैं उस घटनाक्रम में उसको क्यों लगा कि साहब बिना भारत के चीजें हो नहीं सकती हैं। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वहां जो तख्ता पलट हुआ था, जो यूनुस को बिठाया गया था, वो तो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि साहब शेख हसीना की जो सरकार है वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने नहीं देना चाहती थी और अमेरिका के डीप स्टेट को यह पसंद नहीं था। क्लिंटन फाउंडेशन को यह सुहा नहीं रहा था कि साहब शेख हसीना उनको जमीन देने से इनकार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप सरकार ही हटा दो, अपना आदमी बिठा दो और उसके बाद में तो हम लोग बांग्लादेश से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला ही लेंगे। चलिए, सरकार बदल गई, लेकिन जो सरकार आई वो भी जो है वो पीएम को लेकर बहुत सहज नहीं है। फिर उसने भारत की भूमिका क्यों तय की, ये बड़ा सवाल है। असल में ये जो डीप स्टेट है और ये जो इनका सीआईए है, इनको चला कौन रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग चला रहे हैं जो वहां के औद्योगिक घराने हैं। और हुआ क्या कि इधर जिस तरह से पीएम ने काम करना शुरू किया, उसकी वजह से इनके आर्थिक हित पर कुठाराघात हो रहा है। और ये जो कुठाराघात है वो डीप स्टेट कैसे बर्दाश्त कर लेगा? भाई, डीप स्टेट जो इनका है उसका कुल काम यह है कि मुनाफा कमाना। पीएम जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उस ढर्रे की वजह से उनके मुनाफे पर चोट हो रही है। और पीएम इस ढर्रे पर क्यों चल रहे हैं? देखिए, ये रॉ ने पहले ही सूचना दे दी थी कि बांग्लादेश में ऐसी ऐसी परिस्थिति होने वाली है और ये सूचना संभवतः जून 2022 में ही रॉ ने अपडेट कर दी थी। किसको? भारत सरकार को, कि यहां पर जो है डेमोक्रेसी के नाम पर खेल होने जा रहा है। फिर 2024 में सरकार बनने के बाद, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, जब शेख हसीना आती हैं भारत, उस समय वो इसकी चर्चा भी करती हैं कि ये जो सीआईए है वो कुछ खेल करना चाह रही है और उनको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये खुलासा अर्णव गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में किया कि किस तरीके से शेख हसीना ने उनको ये बात बताई कि ये लोग जो है, यानी अमेरिका के लोग, वहां एक आइलैंड चाहते हैं जो हम देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारी सरकार खतरे में है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी। तो बड़ी चीज ये है कि वहां पर जो पूरा खेल हुआ बांग्लादेश में, उस खेल में जो केंद्र बिंदु था वो भारत था।
और ट्रंप प्रशासन आने के बाद में भी वहां कुछ इस तरह का हुआ नहीं। अलबत्ता ट्रंप प्रशासन तो भारत के ऊपर ही टूट पड़ा और उसने टैरिफ वगैरह लगा दिया। तो पीएम ने कहा ठीक है, जो डीप स्टेट चाहता है हम भी उसी तरीके से काम करेंगे। डीप स्टेट चाहता था मुनाफा कमाए और पीएम ने कहा मुनाफा कमाने नहीं देंगे, चूंकि तेल तुमसे खरीदेंगे नहीं। एक दूसरा, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। और ये देखिए, इस बात का संकेत जो है पीएम जब असम गए हुए थे अभी, मतलब 2026 में, उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि, यानी वो देखिए उन्होंने संकेतों में कहा था कि ये जो कांग्रेस है वो असम को पूर्वी पाकिस्तान बनाना चाहती थी, लेकिन ये हुआ नहीं और हम होने नहीं देंगे। वो देखिए, वो असम को लेकर कम और बांग्लादेश को लेकर ज्यादा संदेश था, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान एक्टिव, आईएसआई एक्टिव, सीआईए लगा ही हुआ है, चीन, तमाम सारी जो वो एजेंसियां जिनको माना जाता है कि वो भारत के खिलाफ खड़ी रहती हैं, और उनका कुल जमा यही है कि किसी तरीके से जो मौजूदा लीडरशिप है उस लीडरशिप को हटाया जाए और जिसे वो चाहते हैं उसको बिठाया जाए। वो सभी लोग बांग्लादेश में एक्टिव हैं। तो देखिए कि वहां से पीएम ने इन सभी को संदेश दिया था कि इसको पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और इसी लिहाज से बाकायदे वहां पर जो भारत की सेना है उसका एंगेजमेंट वहां की सेना के साथ था, लगातार बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ डीप स्टेट को कैसे उसकी बाह मरोड़ी जाए इस पर पीएम लगातार काम कर रहे थे। इसीलिए उनके हित से जुड़े हुए जो तमाम मामले हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई लड़ाई लड़ी जा रही थी, नहीं। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया जाए। ये लोग चाहते थे कि तेल जो है वो भारत रूस के बजाय अमेरिका की कंपनियों से खरीदे, और दूसरा जो इनका डिफेंस सेक्टर है उस डिफेंस सेक्टर पर भारत अपना भरोसा बढ़ाए और उनसे सामान खरीदे। आपको ध्यान दिलाता हूं कि ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहले F-35 का प्रपोजल जो है वो भारत को दिया था और कहा आप खरीद लो। तो ये क्यों दिया था? सीधा कारण यह है कि उनके चुनाव में जिन लोगों की भूमिका रही उसमें डिफेंस लॉबी भी थी। अब क्या हुआ कि डिफेंस लॉबी हो, ऑयल लॉबी हो, एग्रीकल्चर लॉबी हो, ये सब को पटखनी दे दी पीएम ने। ना एग्रीकल्चर मार्केट खोला, ना इन्होंने, इसके लिए आप देखिए ऑयल उधर से वो लेने गए, और डिफेंस में तो ये भूल ही गए कि अमेरिका भी कोई कंट्री है। वो तो सीधे जो है फ्रांस से, इजराइल से, यानी रसिया से यहां अपना सहयोग बढ़ाने लगे। इससे जो है डीप स्टेट परेशान हो गया कि भाई बांग्लादेश में इस जो है हम जो कर रहे हैं उससे सरकार तो इनकी हम हटा नहीं पाए, यानी उस सरकार को टॉपल तो कर नहीं पाए, ना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल बना पाए। अलबत्ता बांग्लादेश में प्रो इंडिया माहौल बन गया है। देखिए किस तरह से जमात के खिलाफ सब हो गए हैं, और हम यानी डीप स्टेट को लगा कि साहब हमारा नुकसान भी हो रहा है, एक पैसे का फायदा भी नहीं हो रहा तमाम दबाव के बावजूद। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां हमको लग रहा था कि हम एक ऐसी सरकार खड़ी करवा लेंगे जो भारत विरोध के लिए जानी जाएगी, तो जमातियों को खूब बढ़ाया गया। अब जब से तारिक रहमान आए हैं तब से जमातियों कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। अलबत्ता तारिक रहमान जो है वो अब भारत की भाषा बोलने लगे, यानी भारत के समर्थन वाली, वो 1971 को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लिबरेशन उसे कर रहे हैं कि साहब वो हमारी लिबरेशन वॉर थी। और पीएम का संदेश वगैरह उनको पहुंच ही जा चुका है, और पीएम के संदेश पहुंचने के बाद ही उनसे जो बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के आला अफसर हैं, यानी जो मुखिया हैं, वो जाकर मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीआईए है उसको ये समझ में आ गया कि साहब तमाम बाह मरोड़ने की कोशिश के बाद भी बांग्लादेश में चीजें वैसी हो रही हैं जैसा भारत चाहता है, एक। और दूसरा, हम जिस तरह का आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे भारत को वो हो नहीं रहा है। तमाम टैरिफ लगा दिए, उसके बाद भी इनका जीडीपी बढ़ रहा है, घाटा हमारे लोगों का हो रहा है। इस नाराजगी में पीएम कोई सौदा ही नहीं कर रहे हैं। और तीसरा देखिए,
यूएई से जो है वो फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। 19 साल में ये पहली बार होने जा रहा है, और वो जो फ्री ट्रेड डील है वो भारत की टर्म्स पर हो रहा है, यानी उसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं है। हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे किसी के लिए। इससे जो है यूएस हड़बड़ा गया, डीप स्टेट एकदम बौखला गया कि साहब लो, इतना सब करने के बाद में भी हम नरेंद्र मोदी को घुटनों पर नहीं ला पाए। तो अब जैसा नरेंद्र मोदी चाहते हैं वैसा किया जाए, तो वही हो रहा है बांग्लादेश के भीतर। अब चूंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो इसीलिए ठीक पहले वहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट दे रहे हैं यूनुस कि शेख हसीना की वापसी होनी चाहिए, वो माफी मांग ले। माफी मांग लेंगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनेता को इसमें कोई संकट होता है कि अगर आवाम को लग रहा है कि नहीं शेख हसीना ने गड़बड़ किया, तो वो तो हर राजनेता माफी मांगता है। हमारे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन के समय बावजूद इसके कि वो जो आंदोलन था वो आंदोलन का रास्ता ठीक नहीं था, वो आंदोलन जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मैन्युफैक्चर्ड है, पीएम ये जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांगी। वो जरूरी है, देश की सुरक्षा जरूरी है, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता जरूरी है। उस देखिए देश से बड़ा तो कोई नेता नहीं होता ना, कोई नहीं व्यक्ति है, ये पीएम जानते हैं। पीएम ने इसीलिए माफी मांग ली और वापस ले लिया, बावजूद इसके कि किसानों का नुकसान होता, लेकिन उस समय जरूरी यह था कि देश को बचाया जाए। तो इसलिए कोई भी बड़ा नेता इस तरह के फैसले तुरंत लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए नेशन फर्स्ट है। तो मुझे नहीं लगता शेख हसीना के लिए ये कोई बड़ी बात है। बड़ी चीज ये है कि भारत जो चाहता था वो बांग्लादेश के जो आप ये कहें बांग्लादेश में जो पपेट बिठाया गया है वो इसके लिए तैयार है, और पपेट बिठाने वाले तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि जिस मोदी की ये लोग बाह मरोड़ना चाहते थे, उस मोदी ने इन्हीं की बाह मरोड़ दी है। तो ये कुल जमा कहानी निकल कर सामने आई है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।